हेलो दोस्तों, फोटो पिक्सेल्स के चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष शेठ, एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर। तो आइए आज हम जल्दी से बात करते हैं कैमरा के बारे में। डिजिटल कैमरा से फोटोग्राफी कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। डीएसएलआर में सबसे ज्यादा चलने वाली ब्रांड्स में से है निकॉन, कैनन और सोनी। दोस्तों, फोटोग्राफी में आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि फोटोग्राफी के लिए आपका विजन कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। दोस्तों, डीएसएलआर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सेंसर, जो कि कितने मेगापिक्सल का प्रोसेसर है इसके नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि एक डीएसएलआर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक फुल फ्रेम और एक हाफ फ्रेम। हाफ फ्रेम निकॉन में डीएक्स फॉर्मेट के नाम से जाने जाते हैं और कैनन में APS-C क्रॉप सेंसर के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों, कैमरा के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट्स में से होते हैं शटर रिलीज और एपर्चर, जो कि अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग टाइप की फोटो देने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। कैमरा सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन हाफ फ्रेम कैमरास में बैक साइड स्क्रीन में ही सारी इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी, जबकि फुल फ्रेम कैमरास में बैक साइड स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी ही, लेकिन टॉप साइड में छोटी सी विंडो में भी सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देख सकोगे। तो आइए आज हम जल्दी से बात करते हैं एक डीएसएलआर कैमरा के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, जो शायद ही किसी ने आज तक बताया हो, जिसे लेकर आप भी कई बार बहुत हैरान हुए होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारे फंक्शंस की जानकारी दूंगा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, उसे जानने के बाद आप कोई भी डीएसएलआर को मक्खन की तरह बिना रुकावट के बहुत ही आसानी से चला सकोगे। दोस्तों, किसी भी ब्रांड न्यू डीएसएलआर से लिए गए फोटो की शार्पनेस आपको थोड़ी सी कम दिखेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी सेटिंग्स के हिसाब से उनको वो सेटिंग्स रखनी पड़ती है। दोस्तों, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसका खुलासा आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, तो इसीलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, इमेज क्वालिटी में आपको दोस्तों रॉ और जेपीजी फाइल में शूट करने के दो ऑप्शंस मिलेंगे। दोस्तों, रॉ इमेज में अगर आप शूट करते हो तो कंपनी के दिए गए सॉफ्टवेयर में आपको फोटो में करेक्शंस करने के बाद जेपीजी फाइल में ट्रांसफर करना होगा। दोस्तों, बेसिक लेवल में दोस्तों यकीन मानिए जेपीजी फाइल भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। दोस्तों, लार्ज, मीडियम और स्मॉल के हर एक ऑप्शन में आपको फाइन और नॉर्मल की सेटिंग्स मिलेगी। दोस्तों, 20 मेगापिक्सल के कैमरे में लार्ज मोड में 16 GB के कार्ड में आप तकरीबन 2500 फोटोज क्लिक कर सकोगे। दोस्तों, अगर आप लार्ज से मीडियम और स्मॉल में आते हो तो आपकी फोटो की क्वालिटी और साइज दोनों ही कम हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए जो कैमरा यूज किया गया है वो कैनन का 6D Mark II है, जो कि 26 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर आप लार्ज मोड से मीडियम मोड में शूट करोगे तो 26 मेगापिक्सल का 12 मेगापिक्सल हो जाएगा, और मीडियम मोड से स्मॉल मोड में आओगे तो 12 मेगापिक्सल का 6.5 मेगापिक्सल हो जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि पिक्सल जैसे जैसे कम होते जाएगा, फोटो की क्लैरिटी भी वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं इमेज रिव्यू टाइम की तरफ, जो कि 2, 4, 8 सेकंड्स और होल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, नॉर्मली लोग 2 या 4 सेकंड्स का टाइम लेते हैं क्लिक किए फोटोज को चेक करने के लिए। दोस्तों, तो आप इन चारों टाइम में से किसी एक टाइम पर आप सेट कर सकते हो। दोस्तों, अब बढ़ते हैं रिलीज शटर विदाउट कार्ड के ऑप्शन की तरफ। दोस्तों, इसे डिसेबल रखेंगे और जब भी कैमरा ऑन करेंगे तो आपको एक मैसेज फ्लैश होगा कि देयर इज नो कार्ड इन द कैमरा। तो भाई, आपके कैमरा में कार्ड नहीं है, तो शूट पर जाने से पहले जरा ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से इस ऑप्शन को हमेशा डिसेबल ही रखना है। दोस्तों, आईएसओ स्पीड ऑटो मोड के अंदर आपको ऑटो 200, 400, 800, 1600 ये सारी स्पीड्स आपको देखने मिलेगी। दोस्तों, हाफ फ्रेम कैमरास में आपको यही स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन फुल फ्रेम कैमरास में आपको इन सारी स्पीड्स के बीच में भी आपको बहुत सारी स्पीड्स मिल सकती है। लेकिन यहाँ ऑटो और 200 के बीच में कुछ भी नहीं, और 200 के बाद 400 के बाद सीधा 800 के बाद सीधा 1600 आ रहा है। दोस्तों, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि D+ मोड एक्टिवेटेड है। तो सबसे पहले तो इस D+ मोड को आपको कैंसिल करना होगा। दोस्तों, तब जाके आपको ये सारी बीच वाली स्पीड्स मिल सकेगी। शूट 3 वाले पेज पर आकर आपको हाईलाइट टोन प्रायोरिटी मोड में जाके D+ मोड को डिसेबल करना होगा। दोस्तों, D+ मोड को ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि वो सारी बीच वाली स्पीड्स जो पहले अवेलेबल नहीं थी, अभी वो सारी की सारी स्पीड्स आपको अवेलेबल है, मतलब ISO स्पीड्स। दोस्तों, ISO स्पीड रेंज में आपके कैमरा में जो भी डिफॉल्ट स्पीड सेट की गई है उसे चेंज करके मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे आपका जो भी अवेलेबल स्पीड है उसे चेंज कर दीजिए, ताकि आपको वो स्पीड भी अवेलेबल रहे। याद रखिए, अगर आप चेंज नहीं कर
करोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो भी स्पीड होगी वही आपको अवेलेबल रहेगी। बेसिक फोटोग्राफी में ऑटो मोड में आपका सारा काम चल जाएगा दोस्तों। फोटोग्राफी में मैनुअल मोड काफी वास्ट है दोस्तों, जिसकी जानकारी आपको अगले वीडियोस में दी जाएगी एग्जांपल्स के साथ दोस्तों। फोटोग्राफी में मैनुअल मोड के वीडियो में दोस्तों सारे शटर स्पीड को अलग अलग ढंग से शूट करके आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा दोस्तों। तो हमारे किसी भी वीडियोस को आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं व्हाइट बैलेंस की तरफ। दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बेसिक फोटोग्राफी में आपका काम ऑटो व्हाइट बैलेंस में बखूबी हो जाएगा दोस्तों। कलर स्पेस में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको कैमरा की सेटिंग sRGB पे ही रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं पिच स्टाइल के बारे में। पिच स्टाइल में आपको 8 ऑप्शंस दिए गए दोस्तों। ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फाइन डिटेल, न्यूट्रल, फेथफुल और मोनोक्रोम, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो की है फोटो की शार्पनेस। दोस्तों बाय डिफॉल्ट कैमरा में फोटो की शार्पनेस आधे से भी ज्यादा कम की रखी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों पिक्चर स्टाइल में जाकर कोई भी ऑप्शन पर आप अगर इन्फो का बटन दबाएंगे तो आपको शार्पनेस, कंट्रास्ट, कलर टोन का टेबल नजर आएगा दोस्तों। इसमें आपको शार्पनेस मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है दोस्तों। बाकी सारे सेटिंग्स, फाइनेस, थ्रेशोल्ड, कंट्रास्ट, कलर टोन को वैसे ही छोड़ देना है दोस्तों। अब सारे पिक्चर स्टाइल में जाकर ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी होगी दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। दोस्तों बाय डिफॉल्ट कंपनी सेटिंग्स में ये ऑफ रहता है, तो उसे हमेशा ऑन रखना है। याद रखिए दोस्तों, ऑटो पर नहीं ऑन पर रखना है। हाई आईएसओ नॉइस रिडक्शन के अंदर जाकर आपको 4 सेटिंग्स मिलेंगे, जो कि है ऑफ, लो, स्टैंडर्ड और हाई। तो आपको हमेशा हाई की सेटिंग पर ही ओके रखना है दोस्तों। तो अब चलते हैं एंटी फ्लिकर शूट की तरफ दोस्तों, जो कि डिसेबल है, उसे आपको एनेबल करना है। दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपके साइज की रिक्वायरमेंट है उस टाइप के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं लाइव व्यू शूट में। लाइव व्यू शूट जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, उसे भी हमेशा एनेबल रखना है दोस्तों। दोस्तों आपके कैमरा में अगर स्क्रीन फ्लिप टाइप का है तो आपको फ्लोर लेवल के शॉट्स और हाइटेड शॉट्स लेने में काफी आसानी रहेगी दोस्तों। वीडियो के लिए खासकर लाइव स्क्रीन बहुत काम की चीज है दोस्तों। अगर आप इंडोर शूट करते हो तो LCD ब्राइटनेस जनरली सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, लेकिन अगर आप आउटडोर शूट करते हो तो आउटडोर में धूप की इंटेंसिटी के हिसाब से LCD ब्राइटनेस को सेट करते हैं दोस्तों। डेट टाइम सेटिंग में आपको डेट और टाइम सेट करना है। जोन टाइम डिफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है दोस्तों। और इंडिया की कोई भी एक प्लेस दिखाएगी, उस प्लेस पर जाकर ओके करना है दोस्तों। डेट और टाइम सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक फोटो के एग्जिट मेटा डेटा में वो सारी डिटेल स्टोर रहती है। लैंग्वेज के ऑप्शन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है दोस्तों याद रखिएगा, लैंग्वेज सिलेक्शन के अंदर जाते ही आपको 25 अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज आपको सिलेक्शन करने मिलेगी। अगर गलती से भी आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके ओके कर दिए और फिर बाहर निकल गए, तो फिर से इंग्लिश लैंग्वेज पर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए फिर आपको कैमरा सर्विस सेंटर में ही लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। व्यू फाइंडर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो ऑप्शंस आपके हिसाब से सूटेबल है उस ऑप्शंस को आप ओके कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके कैमरा के व्यू फाइंडर में ग्रिड डिस्प्ले अवेलेबल है तो उसे हमेशा ऑन रखिएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। व्यू फाइंडर डिस्प्ले में आपको जो भी फंक्शंस चाहिए उसे आप टिक अनटिक भी कर सकते हो दोस्तों। शॉर्टकट मेन्यू में आइटम्स को सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार मेन्यू में जाके उस आइटम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको व्यू फाइंडर में हमेशा इस तरह से दिखता रहेगा दोस्तों। शूट करते वक्त GPS सेटिंग्स को हमेशा ऑफ रखें, क्योंकि ऑन रखने पर आपके कैमरे की बैटरी बहुत जल्दी उतर जाएगी दोस्तों। वीडियो सिस्टम में आपको पाल पर ही ओके करना होगा, क्योंकि एंटी-एसिस्ट सिस्टम हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। मोड गाइड और फीचर गाइड को हमेशा एनेबल रखेगा, क्योंकि कंफ्यूजन के वक्त आपको इन्फो बटन के थ्रू गाइडेंस मिलता रहेगा दोस्तों। डिस्प्ले में टेक्स्ट की साइज आपके विजन के हिसाब से सेट कीजिएगा दोस्तों। टच कंट्रोल को एनेबल रखकर हमेशा स्टैंडर्ड पर ही सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। बीप को डिसेबल रखेंगे तो आपकी बैटरी कम यूज होगी। हालांकि शूट के वक्त बीप का आवाज सुनने में काफी लोगों को मजा भी आती है, तो दोस्तों आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप बीप को एनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल दोस्तों। सेंसर क्लीनिंग में ऑटो क्लीनिंग और क्लीन नाउ का ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्लीन मैन्युअल का ऑप्शन कंपनी ने सर्विसिंग के वक्त अपने लिए रखा हुआ होता है दोस्तों। ये सारे फंक्शन बेसिक फोटोग्राफी से हटके है, लेकिन फिर भी इसमें अगर कोई भी फंक्शन आपको सिलेक्ट करने योग्य लगे तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे जरूर सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ये सारे कस्टम फंक्शंस हैं जो आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेट करने होते हैं। क्लियर ऑल कस्टम फंक्शंस में ओके कर दिए आपने, जो भी फंक्शंस को सेट किया तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे बेसिक फोटोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसे जानकर DSLR चलाने में आपको बहुत सुकून महसूस होता होगा दोस्तों। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि एक DSLR कैमरा में
एपर्चर, शटर और आईएसओ के क्या मायने होते हैं। एक अच्छे फोटो की जान केवल एपर्चर और अच्छी लाइटिंग पे ही ज्यादा निर्धारित होती है। फोकस किए हुए जगह की आगे पीछे की जगह को क्लियर पाने के लिए आपको एपर्चर की वैल्यू बढ़ाती जानी होगी। मसलन अगर आप 1.8 पे ले रहे हो तो आपको उससे आगे 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 या जो भी आपके फोटो के हिसाब से आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आपको सेटिंग्स चेंज करनी होगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं डीएसएलआर कैमरा के शटर के बारे में। दोस्तों अगर आप फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको शटर की स्पीड 60 से 160 के बीच में आपको रखनी होगी। और अगर आप बिना फ्लैश की फोटोग्राफी कर रहे हो तो जैसे लाइट का माहौल वैसे कैमरा की सेटिंग्स आपको रखनी होगी। स्टूडियो फ्लैश फोटोग्राफी में भी अन्य फ्लैश फोटोग्राफी की तरह सेटिंग सेम ही रख सकते हैं। यारे दोस्तों डीएसएलआर में वीडियो लेते वक्त फ्रेम रेट पर सेकंड की जो सेटिंग रखी होगी ठीक उससे दुगनी सेटिंग आपको शटर की रखनी होगी, अन्यथा आपकी वीडियो में गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा के तीसरे पहलू आईएसओ के बारे में। दोस्तों अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा इसे प्लीज। आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना तो भूल ही गए मेरे भाई। परिवार बढ़ाने के लिए थोड़ा भाईचारे भी तो रखिए प्लीज। तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों आईएसओ के बारे में सिर्फ इतना जरूर कह सकते हैं कि जितना आईएसओ आपका कम से कम होगा उतनी ही आपकी फोटो अच्छी आने की पूरी संभावना होगी दोस्तों। मतलब कि आपको आईएसओ की सेटिंग्स हाफ फ्रेम कैमराज में 800 के अंदर ही रखनी होगी और फुल फ्रेम कैमराज में 1600 to 2000 के अंदर ही रखनी होगी। ये सेटिंग्स रखने के बाद आपको अच्छी फोटो मिलने की पूरी गुंजाइश हो सकती है दोस्तों। फोटोग्राफी में कौन सा फील्ड चूज करना है ये तो लोग तय कर पाते हैं, लेकिन उस फील्ड के लिए कौन सी लेंस एप्लीकेबल होगी ये तय कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आइए दोस्तों अब बारी बारी से बात करते हैं कि कौन कौन से फील्ड के लिए कौन कौन से लेंसेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको सारे वीडियोस देखकर पता तो चल ही गया होगा मोस्टली कि कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से लेंसेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल का ज्ञान ही यही है कि लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। तभी तो इन सारे वीडियोस को आप अपनी फोटोग्राफी के बिजनेस में बखूबी से इस्तेमाल कर सकोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन आपको कोई भी वीडियोस छोड़ने नहीं देगा दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि फोटोग्राफी के कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से लेंसेस यूज हो सकते हैं। दोस्तों कैनन हाफ फ्रेम डीएसएलआर और उसमें लगने वाले लेंस की एक अहम बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हो कि एक लेंस में व्हाइट डॉट है और दूसरे लेंस में रेड डॉट है, तो व्हाइट डॉट का मायने ये होता है कि वो सिर्फ हाफ फ्रेम कैमरास के लिए ही बने होते हैं, जबकि रेड डॉट के मायने ये होते हैं कि वो दोनों हाफ और फुल फ्रेम कैमरास में यूज कर सकते हो। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। दोस्तों फंक्शन फोटोग्राफी में इस फोटो में दिखाए हुए लेंसेस के अलावा भी आप बहुत सारे लेंसेस होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ज्यादातर मैक्रो लेंस का ही यूज होता है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की डिटेल उसमें काफी अच्छी मिलती है। दोस्तों इंडस्ट्रियल या इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए जिस टाइप का आपका बजट होता है उस टाइप से आप लेंस चूज कर सकते हो। ज्यादातर लोग मीडियम एंड के लेंस को चूज करना ही पसंद करते हैं। इस वीडियो को देखकर और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बहुत ही जल्द बन सकते हो। प्यारे दोस्तों ये रिजल्ट्स आप जो देख रहे हो उसमें 12 लोगों की टीम की मेहनत का पूरा नतीजा है। मसलन ये कि हर एक फोटोज का कलर करेक्शन और टचअप करने के बाद उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। ये करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, अर्थात फोटोग्राफी में उसे फोटो का मेकअप भी कहा जा सकता है दोस्तों अब हम फोटोग्राफी की मेजर फील्ड्स के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में या फोटोग्राफी रिलेटेड में आपको कोई भी कमेंट्स आपको शेयर करने हैं तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा और मैं जल्द से जल्द उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बारे में।
प्रोडक्ट फोटोग्राफी में दोस्तों लाइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। साथ ही साथ आपको व्हाइट कलर के रिंकल फ्री बैकग्राउंड और 4 से 5 लाइटों की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों लाइटिंग की टेक्निक्स आपको हर एक अलग अलग काम से मिलती रहेगी। छोटे प्रोडक्ट में लाइटिंग की टेक्निक अलग होती है और बड़े प्रोडक्ट में लाइटिंग की टेक्निक भी अलग होती है। इसमें आप जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ही उसकी समझ आपको आती रहेगी। दोस्तों एक अच्छा फोटोग्राफर न केवल उसके अच्छे काम से जाना जाता है बल्कि उसके अच्छे रवैये से वो और ज्यादा जाना जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि उसका लोगों से अच्छी तरह से बात करने का अंदाज भी उसकी अच्छी पहचान को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान केवल उसके अच्छे काम से ही नहीं बल्कि उसके अच्छे रवैये से भी होती है। तो दोस्तों आइए अब लाइटिंग की अधूरी बात को पूरी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ग्लेयर वाले प्रोडक्ट पे आपको लाइटिंग का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर लाइटिंग थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो आपको ग्लेयर के वजह से आपकी फोटो खराब हो सकती है। दोस्तों फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें लाइटिंग का कोई कानून नहीं होता। अगर आप फ्लैश लाइट्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको जैसी चाहिए वैसी लाइट्स आप रख सकते हो। याद रखिए दोस्तों, किसी और ने लाइट्स को किसी एक तरीके से रखा है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरीके से रख के फोटोशूट करें। आप अपना तरीका खुद बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हेतु केवल यही है कि आप इसके द्वारा कुछ सीख सके और अपने ज्ञान की क्षमता को आगे बढ़ा सके। हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम जल्दी से बात करते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी में लाइट सेटअप के बारे में। दोस्तों इस प्रोडक्ट फोटोग्राफी में यहाँ पर एक स्पंज का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है जिसमें काफी सारी डिटेल्स नजर आ सकती है अलग अलग लाइट सेटअप करने के बाद। दोस्तों प्रोडक्ट शूट में हमने यहाँ पर एलियन क्रोम की केवल 2 लाइट्स यूज की हुई है जो की मास्टर लाइट्स है और एलियन क्रोम की सबसे बढ़िया और बेहतरीन लाइट मानी जाती है। दोस्तों दोनों लाइट्स पर एलियन क्रोम के ही 90 सेंटीमीटर के 100 बॉक्स लगाए हुए हैं। दोस्तों बैकग्राउंड में एक वुडन टिपॉय है जिसमें डार्क वुडन कलर का टेक्सचर है। दोस्तों क्योंकि ये लाइट कलर का प्रोडक्ट है इसलिए डार्क कलर के बैकग्राउंड में इसके टेक्सचर्स एकदम उभर के आएंगे। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में किसी भी लेंस पर हुड लगाना कंपलसरी होता है दोस्तों, ताकि लाइट की ग्लेयर अंदर नहीं जाने पाए, क्योंकि अगर लाइट की ग्लेयर लेंस के अंदर चली गई तो पिक्चर को डिस्ट्रैक्ट करती है दोस्तों, जिसे एडिट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए लेंस पर हुड लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रोडक्ट शूट में हमने फुल फ्रेम कैमरा 6D Mark II यूज किया हुआ है और लेंस में 100mm मैक्रो लेंस यूज किया हुआ है हुड के साथ। दोस्तों इमेज क्वालिटी में हमने फुल लार्ज का सेटिंग रखा हुआ है और साथ में सेफ साइड के लिए रॉ इमेज का भी सेटिंग रखा हुआ है। दोस्तों वाइट बैलेंस में 4400 केल्विन रखा हुआ है जिसे आप ऑटो वाइट बैलेंस या किसी भी अन्य कलर टेम्परेचर पर भी आप सेट कर सकते हो। और पिक्चर स्टाइल में आप या तो ऑटो या स्टैंडर्ड या न्यूट्रल भी रख सकते हैं। दोस्तों बाकी सारे एडजस्टमेंट्स को हमें छेड़ना नहीं है दोस्तों, केवल इस एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। दोस्तों आप लाइव मोड पे भी शूट कर सकते हो या फिर व्यू फाइंडर से देखकर भी शूट कर सकते हो। दोस्तों फ्लैश लाइट्स की रेंज 200 वाट से लेकर 600 वाट तक की है, जिसके अंदर आपको काफी सारे अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों तो आप अपने प्रोडक्ट के कलर के हिसाब से और रिक्वायर्ड रिजल्ट के हिसाब से लाइट को सेट कर सकते हैं। दोस्तों तो फिलहाल हमने लेफ्ट साइड की लाइट को 3.5 के सेटिंग में रखा हुआ है और राइट साइड की लाइट को 1 मिनट और राइट साइड की लाइट को 3 के सेटिंग में रखते हैं, फिर रिजल्ट के हिसाब से चेक करते रहेंगे। दोस्तों तो लाइट सेटअप को तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक एक प्रॉपर और अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में टेक्सचर्स का आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों तो उसी हिसाब से आपको लाइट भी सेट करनी होती है। बस केवल हमें लाइटिंग में ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में और किस एंगल से उस लाइटिंग को दिया जाना चाहिए। तो आइए शूट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा शूट का पहला शॉट है। दोस्तों लेकिन आप देख सकते हैं कि इस शॉट में आगे के साइड में डार्कनेस होने की वजह से लाइट्स को थोड़ा राइट साइड की लाइट को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा दोस्तों, या फिर प्रोडक्ट को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे ताकि इस लाइटिंग में प्रॉपर शॉट आने की संभावना हो सके। दोस्तों चलिए अब दूसरा शॉट लेके देखते हैं। दोस्तों देखिए सेकंड शॉट में पहले के मुकाबले आगे की तरफ जो डार्कनेस था वो काफी हद तक कम हो चुका है। दोस्तों लेकिन अभी भी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। दोस्तों तो इसे फिर से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करते रहना होगा। दोस्तों
और ऊपर के साइड में लाइटिंग थोड़ी ज्यादा आ रही है तो लेफ्ट साइड की लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं दोस्तों। और देखते हैं ये चेंजेस करने के बाद कैसा रिजल्ट मिल पाता है दोस्तों। चलिए अब फिर से फोटो क्लिक करके देखते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलता है। ओके, देखिए आप जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले इस शॉट में आपको ऊपर सरफेस में टेक्सचर थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं और लाइटिंग भी थोड़ी कम हो गई है। तो इस सेटिंग में इतने डिस्टेंस में लाइट प्रॉपर सेट हो चुके हैं दोस्तों। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में प्रोडक्ट का एंगल जनरली 3D एंगल पे ही रखा जाता है, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रोडक्ट की साइड कैमरा को फेसिंग करती है उस सारी साइड्स को प्रॉपरली लाइट्स मिलनी चाहिए दोस्तों। शार्पनेस भी अगर आपको ज़्यादा शार्प लग रहा है तो शार्पनेस थोड़ी सी कम कर सकते हैं। फिर फाइनेस, थ्रेशोल्ड, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह भी आपको कम ज़्यादा करना है तो प्रोडक्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए फिर से फोटो क्लिक करके देखते हैं कि पहले के मुकाबले इस लाइट सेटअप में अभी हमें क्या चेंजेस नज़र आती है दोस्तों। ओह वाओ, ये तो पहले के मुकाबले भी और अच्छी लाइट की सेटिंग लग रही है दोस्तों। तो इसमें अननेसेसरी शॉट्स जो है उसे आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने की घाई मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर कोई अच्छा शॉट गलती से डिलीट हो गया तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी दोस्तों। इसीलिए सारे शॉट्स पीसी में डाउनलोड करने के बाद इत्मीनान से आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लाइव व्यू शूट में शूट कर रहे हो या फिर व्यू फाइंडर से शूट कर रहे हो, आपको फोकस का पॉइंट ऑलमोस्ट सेंटर लेवल पे रखना होगा दोस्तों। आपको एंटायर प्रोडक्ट में इक्वल लेवल की शार्पनेस मिल सके दोस्तों। याद रखेगा दोस्तों, आगे के लेवल में आपको शार्पनेस एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए दोस्तों। और देखते हैं ये चेंजेस करने के बाद कैसा रिजल्ट मिल पाता है दोस्तों। चलिए अब फिर से फोटो क्लिक करके देखते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलता है। तो इस सेटिंग में इतने डिस्टेंस में लाइट प्रॉपर सेट हो चुके हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस शॉट में प्रॉपर लाइटिंग मिलने की वजह से पूरे प्रोडक्ट में काफी सारे टेक्सचर्स एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं दोस्तों। सारे स्पंज के छोटे छोटे छेद भी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए लाइट सेटअप ही किसी भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी का एक अहम हिस्सा माना जाता है दोस्तों। अभी कंपैरिजन बेसिस के लिए लाइट सेटअप को चेंज करके आपको दिखा दे कि अगर प्रोडक्ट के सामने से लाइट्स को रखते हैं और मतलब कैमरा के बाजू में और प्रोडक्ट के सामने, तो प्रोडक्ट शूट में क्या चेंजेस नजर आता है दोस्तों। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पहली वाली फोटो और ये अभी वाली फोटो, आप देख सकते हैं कि इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में लाइट सेटअप ही सबसे बड़ी जान होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों, और इसे जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें टेक्सचर का लेवल देखिए और इस फोटो में टेक्सचर का लेवल देखिए, बहुत फर्क नजर आ रहा है दोस्तों। बस यही लाइट सेटअप का फर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। उम्मीद है आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये लाइट सेटअप टोटली गलत है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, लाइट्स को फिर से उसकी पहले वाली जगह पे रख देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अभी पहले वाली सेम लाइट सेटअप में आप फिर से वापस आ गए हैं। तो फिर से पिक्चर क्लिक करके लाइट सेटअप को रिकन्फर्म कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि ये ही लाइट सेटअप प्रॉपर और परफेक्ट है दोस्तों। हालांकि ये प्रोडक्ट शूट हम दूसरे लेंस से भी कर सकते थे, जैसे कि कैनन का 180mm लेंस है या 50mm का लेंस है, या फिर ये लेंस टैमरॉन का वाइड एंगल लेंस है 1530mm का लेंस है दोस्तों, जो कि इंटीरियर और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए काफी मशहूर लेंस माना जाता है दोस्तों। ये कैनन का 180mm का मैक्रो लेंस है, जो कि खास कैनन कंपनी ने ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ही स्पेशली बनाया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार का लेंस दोस्तों ना सोनी ने बनाया, ना निकॉन ने बनाया, ना किसी और कंपनी ने बनाया दोस्तों। तो ये लेंस बना के कैनन ने एक अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर लिया है दोस्तों। ये लेंस डायमंड ज्वेलरी और छोटे छोटे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए काफी मशहूर है दोस्तों। हालांकि इस लेंस की डिटेल में जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के सारे वीडियोस को आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये है 50mm का 1.8 अपर्चर वाला स्टैंडर्ड लेंस, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखता है दोस्तों।
और अगेन अनदर किंग ऑफ लेंस दोस्तों, ये है Tamron का 1530mm लेंस, जो कि वाइड एंगल लेंस है और ये इंटीरियर आर्किटेक्चर और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए काफी मशहूर है दोस्तों। इसका आगे से राउंड और बल्जी शेप की वजह से दोस्तों इसे गोटी लेंस भी कहते हैं दोस्तों इस लेंस के बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आप लाइट सेटअप को आगे पीछे या ऊपर नीचे लेकर भी आप रिजल्ट को चेक कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, और इस वीडियो के लिए कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज हमें लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटीरियर फोटोग्राफी की तरफ। दोस्तों इंटीरियर फोटोग्राफी में अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना फुल फ्रेम कैमराज में ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप हाफ फ्रेम कैमराज यूज कर रहे हो या क्रॉप सेंसर कैमरा यूज कर रहे हो तो आपको शूटिंग के वक्त मेहनत थोड़ी ज्यादा लेनी होगी। ये कैसे कर सकते हैं ये इसी वीडियो में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। इंटीरियर फोटोग्राफी में लेंस जितना ज्यादा वाइड हो उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलने की संभावना हो सकती है। दोस्तों लेंस के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आपको हमारे इस चैनल में DSLR लेंसेज के वीडियो को देखने से सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं DSLR में यूज होने वाले ट्राइपॉड, मोनोपोड और फ्लैश यूनिट्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, स्टिल फोटोग्राफी के लिए आपको 3 लेग वाला ट्राइपॉड यूज करना होगा और वीडियो लेने के लिए आपको मोनोपोड की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आप ट्राइपॉड से भी वीडियो ले सकते हैं, मगर आपको मूवमेंट के साथ अगर वीडियो चाहिए तो मोनोपोड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको फ्लैश की भी कभी कभार जरूरत पड़ सकती है। फ्लैश में बहुत सारे वेराइटीज में से आप कोई भी अच्छी सी वेराइटी की फ्लैश यूज कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं कि इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए एक DSLR में आपको जनरल सेटिंग्स क्या रखनी होती है। दोस्तों DSLR में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसमें जो लाल बटन होता है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है दोस्तों, उसे आपको तुरंत दबाना होता है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये सच बात है दोस्तों कि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से ही हमें नए नए वीडियोस बनाने की काफी सारे मोटिवेशंस मिलते हैं दोस्तों, और यही वीडियोस आपके लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद साबित होते हैं दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं कैमरा के जनरल सेटिंग्स की तरफ। दोस्तों इमेज क्वालिटी में आपको JPG, लार्ज या हाई राइज रखनी होती है। कलर टेम्परेचर में आपको नॉर्मली ऑटो वाइट बैलेंस रखना होता है। ISO में नॉर्मली 100 या 200 का रखना होता है, और लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन को जो डिफॉल्ट ऑफ होता है आपको उसको ऑन रखना है। इंटीरियर फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी से बहुत मिलता जुलता है। अगर आप वो इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का वीडियो देखते हो तो आपको इंटीरियर फोटोग्राफी की पूरी जानकारी बखूबी आपको पता चल जाएगी। दोस्तों इंटीरियर फोटोग्राफी में आपको कैमरा का स्टैंड होना ही होगा, अन्यथा अच्छी फोटो खींच पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों इंटीरियर फोटोग्राफी में भी कभी कभार आपको एडिशनल लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के बारे में। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में ज्यादातर फ्लैश लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी अगर कोई फैक्ट्री की फोटो अंदर से लेनी हो और लाइट अगर समझो कम हो तब आपको शायद फ्लैश यूनिट्स की या आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत पड़ सकती है। अरे दोस्तों इस वीडियो में मैंने पिछले 18 साल के फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है, और उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आने वाली हर एक वीडियोस की इंटीमेशन आपको आपके मोबाइल पर जरूर मिलती रहेगी। तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार दोस्तों कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपकी छूट ना जाए। दोस्तों हमारे किसी भी वीडियोस के बारे में कोई भी कमेंट्स या सजेशंस होगा तो आप प्लीज उसे लिखकर हमें भेजिएगा, तो हम उसे पढ़कर आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों आज चलते हैं मॉडलिंग फोटोग्राफी की तरफ। मॉडलिंग फोटोग्राफी में ज्यादातर स्किन टोन्स का ही ध्यान रखना होता है। मसलन अगर आप आउटडोर में ले रहे हो तो देखना होगा कि धूप ज्यादा ना हो, और अगर फ्लैश से ले रहे हो तो देखना होगा कि फ्लैश की सेटिंग ज्यादा पावरफुल ना हो। दोस्तों
मॉडलिंग फोटोग्राफी चाहे इंडोर स्टूडियो में हो या आउटडोर ओपन सनलाइट में हो, पर उसमें मेकअप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बिना मेकअप के फोटो में जान लाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। और एक बात दोस्तों, थर्मोकोल जो इंडोर स्टूडियो लाइट में और आउटडोर ब्राइट सनलाइट में भी आपको बहुत अच्छा काम दे सकता है, तो आप इसे हमेशा अपने साथ रखिएगा। दोस्तों, शादियों में कैंडिड फोटोग्राफी की डिमांड भी आजकल बहुत बढ़ रही है। उसमें आपको केवल 2 चीजों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। पहली ये कि फोटो खींचते वक्त आपके हाथ बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि वो फोटो आपको अवेलेबल लाइट में लेनी होती है। दूसरे, आपको फोटो के अच्छे एंगल पे खास ध्यान देना होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के लिए आपके जो भी कमेंट्स है वह बेझिझक लिखिएगा, और अगर कोई परेशानी है तो उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके हर एक कमेंट्स और फीडबैक हमारी पूरी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए लेंसेज की रेंज मार्केट में बहुत सारी है। आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी एक लेंस को चुन सकते हो जो आपके कैमरा और आपके बजट दोनों को भी सूटेबल हो सके। लेंसेज की दूसरी डिटेल्स आपको हमारे फोटोग्राफी एज ए मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग की वीडियो में देखने मिलेगी। दोस्तों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ज्यादातर आउटडोर लाइट्स पे ही डिपेंड होती है, तो इसीलिए फुल फ्रेम कैमरास चूज करना ही ज्यादातर फायदेमंद होता है, ताकि आप ग्रेन्स को अवॉइड कर सको। हाफ फ्रेम कैमरास में दोस्तों जूमिंग तो ज्यादा मिल जाती है, पर कभी कभार लाइट कम होने की वजह से आपको ISO बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है, और इसी वजह से पिक्चर्स नॉइजी या ग्रेनी हो जाती है। दोस्तों, एक अच्छे ट्राइपॉड या अच्छे मोनोपोड के साथ साथ एक अच्छे गिम्बल हेड की भी शायद आपको जरूरत पड़ सकती है। एक अच्छा गिम्बल हेड आपके कैमरा और भारी भरकम लेंस को किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही आसानी से घुमा सकता है। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी केवल खूंखार जानवरों तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का भी समावेश हो सकता है, जैसे कि कुत्ते, खरगोश, चूहे, चिड़िया, पोपट, चील या ईगल, गिद्ध या वल्चर, और तो और अलग अलग टाइप के मकड़े का भी समावेश हो सकता है। दोस्तों, कभी कभार हम कहते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे तो काफी बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं। दोस्तों, मसलन दोस्तों, ये है मास्टर अर्शदीप सिंह जलंधर पंजाब से, जो कि केवल 10 साल की आयु में उन्होंने यंगेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का अवार्ड भी जीता है 2018 में। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर रिटर्न्स है तो परेशानियां भी कुछ कम नहीं है। भारी भरकम लेंस को कैमरा और स्टैंड के साथ में उठा कर आपको कई बार घंटों तक चलना पड़ता है, तब जाके आपको जो शॉट्स चाहिए वो शॉट्स मिल पाते हैं। यहाँ पर एक खास बात कहना चाहूंगा दोस्तों, शूट के दौरान जब आप रिलैक्स होते हो और तब अगर आपका ध्यान कैमरा और स्टैंड से हट गया, तो प्यारे दोस्तों, ये प्रोग्राम भी हो सकता है आपके कैमरा और लेंस के साथ। तो दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा प्लीज। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए लेंसेज की रेंज मार्केट में बहुत सारी है। आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी एक लेंस को चुन सकते हो जो आपके कैमरा और आपके बजट दोनों को भी सूटेबल हो सके। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हमारे भारत देश में सभी एज ग्रुप में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में मिसाल के तौर पर जिस फोटोग्राफर का रिजल्ट्स हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, उनका नाम है श्री अतुल जैन, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। जी हाँ दोस्तों, पेशे से तो वो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, किंतु वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में उनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, और उनके हर एक पिक्चर्स में आपको एक स्टोरी नजर आएंगे दोस्तों। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को लेकर उनकी एक अलग ही सोच है दोस्तों, और इस फील्ड में उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नए फोटोग्राफर्स को गाइडलाइंस के हेतु ही बनाया गया हुआ है। तो इस वीडियो का या इस चैनल में किसी भी और वीडियोस का दूसरा कोई मतलब नहीं है।
इन सारे वीडियोस को देखकर और इसमें से कुछ सीखकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, बस यही हमारी दुआ होती है दोस्तों। हम बात करेंगे पैनिंग वीडियोग्राफी के बारे में, मतलब चलती हुई कार की पैनिंग वीडियोग्राफी कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। जैसे जैसे जिस जिस दिशा में कार जा रही है उसी दिशा में आपको आपके कैमरे को भी घुमाना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जब भी आप पैनिंग कर रहे हो, कार की पोजीशन आपके कैमरा के स्क्रीन में सेंट्रल पोजीशन में ही रहनी चाहिए, फिर चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। जब आप वीडियो ले रहे हो और आपके कैमरा में अगर जूम लेंस लगा है और वीडियो लेते वक्त अगर आप जूमिंग भी कर सकते हो, जूमिंग मतलब वाइड टू टेली या टेली टू वाइड, तो ये एक बहुत बड़ा कमाल का अचीवमेंट कहा जा सकता है दोस्तों। क्या दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए या किसी दूसरे किस्म के वीडियो के लिए कौन कौन सी लेंसेज यूज की जा सकती है, इसके बारे में लेंस ए बिग कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व की वीडियो अगर आप देखोगे हमारे चैनल पे, तो लेंस के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मल्टीपल एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि कैमरा को ट्राइपॉड पे लगाकर एक ही फोटो में आप कई सारे फोटोज खींच सकते हो। हेलो दोस्तों, सभी के मन में एक ही सवाल कि आखिर इस फोटो को लेने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है। दोस्तों इस लड़के को 4 अलग अलग एंगल्स पर खड़े रखकर फोटो ली गई हुई है और बाद में उन चारों फोटो को फोटोशॉप में मर्ज करके एक सिंगल फोटो बनाया गया है। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, इस फोटोशूट के दौरान आपका कैमरा एक ट्राइपॉड पर माउंट किया गया होना चाहिए, क्योंकि हर एक फोटो में आपको बैकग्राउंड सिमिलर रखना होगा और हर एक फोटो में एक्सपोजर बिल्कुल सेम रखना होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपके लिए उतने ही फायदेमंद साबित हो सके। तो चलिए जानते हैं इन फोटोज को फोटोशॉप में मर्ज करने का तरीका। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, बस केवल थोड़े से सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और पिक्चर आपके सामने तैयार। तो सबसे पहले आपको सारे फोटोज फोटोशॉप में ओपन करने हैं और फिर फर्स्ट फोटो को आपको बेस फोटो रखना है और दूसरे पिक्चर से आपको सिलेक्शन करने का स्टार्ट कर देना है दोस्तों। जैसे कि आप ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, हर एक फोटोज के कोई भी 3 कॉर्नर्स सिलेक्शन में आने चाहिए दोस्तों, तो आपको मर्जिंग में बहुत आसानी रहेगी, वरना बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। तो दोस्तों पहले फोटो का आपने बेस फोटो रखा हुआ है और अब सेकंड फोटो में सिलेक्शन करने के बाद आपको कॉपी करना है उस सिलेक्शन को, कंट्रोल C करके फर्स्ट फोटो में आकर कंट्रोल V करना है, मतलब पेस्ट करना है उस सिलेक्शन को। अब दोस्तों इरेज टूल से अनवांटेड फोटो के पार्ट को इरेज करते जाइए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इरेज करते वक्त बॉडी का कोई भी पोर्शन इरेज ना हो जाए। अब आप फोटो नंबर 2 को क्लोज कर दीजिए और फोटो नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम फोटो नंबर 1 और 2 के जैसा फोटो नंबर 3 में भी आप इससे सिलेक्शन कीजिए और फोटो नंबर 1 और 2 के जैसे 3 कॉर्नर सिलेक्शन में आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा।
फिर उस पोर्शन को कॉपी करके फोटो नंबर फर्स्ट पे आकर बेस फोटो में इस सिलेक्शन पोर्शन को पेस्ट कीजिए। और फिर से फोटो नंबर 1 में अनवांटेड पोर्शन को इरेज कर दीजिए। और फिर फोटो नंबर 3 को क्लोज कर दीजिए। और फिर अब आते हैं लास्ट फोटो में दोस्तों। फोटो का सिलेक्शन कॉपी करके फोटो नंबर 1 में आकर उसे पेस्ट कीजिए और पहले की तरह अनवांटेड पोर्शन को इरेज कर दीजिए। याद रखिएगा बॉडी का कोई भी पोर्शन इरेज ना हो और हर फोटो की ब्राइटनेस सेम होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ फोटोशॉप के राइट साइड में जो 4 लेयर्स दिख रहे हैं उसे मर्ज करके उसे एक सिंगल लेयर बना दीजिए, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स वाले फोटोज जेपीजी में सेव नहीं हो पाएंगे दोस्तों। बस तो दोस्तों फाइनल फोटो तैयार है आपके सामने। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपके लिए उतने ही फायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों हमारे सारे वीडियोस आप देखते रहिए, सुनते रहिए और फोटो पिक्चर्स के साथ शूट करते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों हमारे आने वाले सारे वीडियोस काफी मजेदार और धमाकेदार होंगे, तो आप इसे प्लीज देखना मत भूलिएगा। आपके साथ और सहकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।